अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। आज मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए आज इलेक्शन कमीशन का सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में अहम इजलास हुआ। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कानूनी नुकात पर गौर किया गया। ताहम इलेक्शन कमीशन का ये इजलास बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया। इजलास में मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला करते हुए इजलास को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जानिब मखसूस नशस्तों के फैसले से मुतासर होने वाले अरकान असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी दायर करने का फैसला भी कर लिया है। मखसूस नशिस्तें और पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत छिन जाने के बाद हुकूमती बौखलाहट वाज़े तौर पर नजर आ रही है। हुकूमत की जानिब से पीर के रोज लिए जाने वाले फैसलों से मुताल्लिक ये मौक़िफ़ सामने आया है कि ये तमाम फैसले इत्तेहादी जमातों की मुशावरत के बाद किए गए हैं। जी नाज़रीन, अता तारड़ साहब के इस बयान के अगले ही रोज़ डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने उनके बयान की नफ़ी करते हुए यह ऐलान किया कि अभी हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया गया है, बल्कि हमें तो अभी अपने इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेना बाकी है। जी नाज़रीन, पीर को वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से PTI पर पाबंदी और बानी PTI पर आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आने वाले रद्द अमल ने हुकूमत को मजीद बैक फुट पर धकेल दिया है, जिसके बाद हुकूमत ना सिर्फ बौखलाई हुई है बल्कि खौफजदा भी नजर आ रही है और अपने इस खौफ के आलम में जजेस पर तनकीद कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का आला अदलिया के जजेस के हवाले से कहना है कि ये अक्टूबर नवंबर का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ये 8 फरवरी के इंतखाबात पर अटैक कर देंगे। ये अक्टूबर नवंबर का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ये पार्लियामेंट से जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन है उसको भी अटैक करेंगे। ये एक एजेंडा है जो फॉलो किया जा रहा है। दूसरी जानिब ऐसा लगता है कि हुकूमत अपनी बका की जंग लड़ने के लिए हर हद पार करने को तैयार बैठी है। हुकूमत के मुशीर बराए सियासी उमूर जनाब राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि माइट इज राइट में कोई असूल नहीं होता। जो हमारे सियासी मुखालफिन से हो सकता है वो करें, जो हमसे होगा अब हम वो करेंगे। इन सियासी मामलात के साथ साथ एक कानूनी मसला भी इस वक्त ज़ेर बहस है, जो कि ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक बुनियादों पर 4 जजेस की तकर्रुरी का मामला है। इन 4 जजेस में से 2 जजेस की जानिब से एडहॉक बुनियादों पर काम करने से माजरत सामने आ चुकी है, जबकि जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद की जानिब से बतौर एडहॉक जज काम करने पर रजामंदी जाहिर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत सबसे ज़्यादा PTI की जानिब से सामने आ रही है। PTI रहनुमा हामिद खान साहब का कहना है कि मौजूदा हालात में एडहॉक जजेस को तैनात नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 182 को अगर आप देखेंगे तो उसमें कहा है कि सिर्फ एडहॉक अपॉइंटमेंट तब होती है जब कोई कमी हो सुप्रीम कोर्ट में, या उसका मुकम्मल लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यहाँ पर कि वॉट ऑफ कोरम इस वक्त 16 परमानेंट जजेस और एक चीफ जस्टिस मौजूद है। देयर इज नो वॉट ऑफ कोरम। ये वॉट ऑफ कोरम का मतलब है कि जब कोई 4-5 या 3-4 जज कम हो और उनकी अपॉइंटमेंट के लिए कोई मुश्किलात होती हों, तो फिर इस सूरत में कहा जाता है कि चलिए कुछ अरसे के लिए एडहॉक जज ले लिया जाए। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट है। जी नाज़रीन, ये सभी इशूज़ हैं, कुछ मामलात हैं, बहुत सेंसिटिव नौयत के इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सलमा भट्ट साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सलमा आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कवल शौज़ब साहिबा करेंगे, उनके भी शुक्रगुजार हैं और कोशिश करेंगे कि किसी सीनियर माहिर कानून को भी जो है वो प्रोग्राम में शामिल करें। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में। तो सलमा भट्ट साहिबा, अगर मैं पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का ऐलान और फिर आर्टिकल 6 जो मामला है 3 शख्सियात के ऊपर, कहाँ तक पहुंचा ये फैसला? क्योंकि उस वक्त तो बहुत जोशो खरोश से अता तारड़ साहब ने कहा कि बस अब हम ये करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान की मुखालिफ जो कुव्वतें उनको अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन ना तो अभी तक कोई काबीना का इजलास हुआ है। अता तारड़ साहब कहते हैं इत्तेहादी ऑन बोर्ड हैं, इत्तेहादियों ने एतराज़ किया है। ऑन दी अदर हैंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपके कहते हैं कि जी अभी तक हमने एतमाद में नहीं लिया। तो कुछ केओस लगता है उस ऐलान के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया यशफीन। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई क्योस नहीं है। मेरा ख्याल अभी जो वज़ीर इत्तलात की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको भी शायद सिर्फ 48 घंटे ही गुजरे, 2 दिन गुजरे, और हम बिल्कुल कानूनी मुशावरत हमारी जारी है। हम इसको बिल्कुल वकला के साथ इसकी तैयारी कर रहे हैं और ये बिल्कुल हमारा फैसला है पार्टी का कि हम इस पे करेंगे। जो आर्टिकल 6 की जहां तक आपने बात की, तो देखें आर्टिकल 6 कोई ऐसी इतनी बड़ी आज बात नहीं है जिसको इस तरह हमसे रोज सवाल की तरह पूछा जाता है कि आर्टिकल 6 की बात क्यों कर रहे हैं। ये वो PTI वो जमात है जिसने आर्टिकल 6 को खिलवाड़ बनाया हुआ है। एक जो उठता है आर्टिकल 6 लगा देता है किसी के ऊपर भी। आप देखें 2020 में इमरान खान साहब आर्टिकल 6 लगाना चाहते थे, नवाज शरीफ साहब पे हर जगह ऐलान कर देते थे। 2024 के इलेक्शन आए तो इमरान खान ने कहा कि मैंडेट चोरी पे भी आर्टिकल 6 लगता है, ट्रीजन, हर
हर चीज को ट्रीजन के अंदर ले आते हैं। फिर इनके जो अभी इनके नुमाइंदगान है, रऊफ हसन साहब, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज होती हैं और ये इलेक्शन कमीशन पर पता नहीं किस किस पे आर्टिकल 6 लगाते हैं। तो बुनियादी तौर पे हम बताना चाहते हैं कि आर्टिकल 6 लगता किस पे है, आइन तोड़ना कहते हैं किसको है। नहीं, आपने कहा ना कि इन लोगों ने मजाक बनाया है, मजाक की तो जहां तक बात है आई एग्री कि आर्टिकल 6 लगा देंगे तो बाकी हर पॉलिटिकल पार्टी ने मजाक बना लिया है, लेकिन लगाने कोई नहीं खड़ा हो जाता। 3.5-4 साल हुकूमत की, उन्होंने किसी पे आर्टिकल 6 नहीं लगाया, आप तो लगाने के लिए तैयार हो गए। हाँ, हम बिल्कुल लगाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि हमें बताना है, इस मुल्क में हमें बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम हुकूमत में, हम वो पार्टी जो हुकूमत में, हर हुकूमत का काम होता है मुल्क को डिलीवर करके दे, मुल्क को असल में होना। सलमा भट्ट साहिबा, आप लोग जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और आपकी पार्टी मुझे जवाब दे लेने नहीं, लेकिन आपकी पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है सलमा जिसने कभी गवर्नमेंट ना किया। आप लोग आए कंसेक्टिवली गवर्नमेंट्स के अंदर आए जिन पे लगाना चाहिए, जो आइन तोड़ते थे इस मुल्क का, जो आके हुक्मरानी करते थे गलत तरीके से, उन पे तो किसी ने नहीं लगाया। एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग आपको मिल गए आर्टिकल 6 लगाने के लिए। अब मैं अपना जवाब पूरा कर लूं? जी जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने हुकूमत बनाई, और उस वक्त में हुकूमत बनाई जब यहाँ पर मुआशरत तबाह हो चुकी है, जब यहाँ पे लोगों के पास रोजगार नहीं है, यहाँ पे बिजली के बिल नहीं लोग दे सकते, जब हम मुआशी बहाली की तरफ जा रहे हैं, जब हमने एक स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको जो है ना ऐसी हर रोज अरूज पर जा रही है, बतदरीज आगे जाती जा रही है, जब यहाँ पर बैरूनी सरमायाकारी आने जा रही है, जब यहाँ पे मुल्क के हालात बेहतरी, जब हम बिजली की सब्सिडाइज करने की तरफ जा रहे हैं, जब हम बिजली को सोलराइज करने की तरफ जा रहे हैं, जब हम बिजली के अंदर गरीब आदमी के बिल की आसानी पैदा करने के इकदाम उठाने जा रहे हैं, उस वक्त में क्या होता है कि उस वक्त हमारे मुल्क में इंतशार पैदा किया जाता है, सियासी अदम। चले, मुझे इजाजत दें, मैं जरा आबिद जुबैरी साहब क्योंकि शायद एक सेगमेंट के लिए हमारे साथ होंगे, मैं उन्हें एंगेज कर लूं वैसे, लेकिन माशी बहाली में आपसे जरूर पूछूंगी कि वो कहाँ है, मैं देखना चाहती हूँ। पेरिस और फ्रांस से ज्यादा जो है वो दूध महंगा हो गया इस मुल्क के अंदर, माशी बहाली तो बिल्कुल है। जुबैरी साहब, रोज ये ड्रामे होंगे इंतशार के, तो फिर ये कुछ ही होगा नहीं, इंतशार के ड्रामे जिनके ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं वो जेल में मोहतरमा 1 साल हो गया, लेकिन चले आई कम बैक टू यू। मैं आबिद जुबैरी साहब, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन अभी बहुत कैजुअली सलमा भट्ट साहिबा ने कहा कि आर्टिकल 6 लगाने वाली बात पे हमसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत हवा बना दिया गया है, हम दिखाएंगे कि किन पर बनता है आर्टिकल 6। ऐसे ही लग जाता है सर आर्टिकल 6? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं, इस तरह आसानी से नहीं रखता है। आप देखिए, आज तक आर्टिकल 6 एक ही शख्स पे लगाया गया है, वो है जनरल मुशर्रफ और मरहूम, जिन पे आप पता है सजा भी हुई है, और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी वो केस का फैसला किया। तो देखिए, इस आर्टिकल 6 के होता है कि आपने संगीन गद्दारी का केस होता है कि आपने आइन को तोड़ा, आपने आइन को सस्पेंड किया, अबेंस में होल्ड किया, ये इस तरह से जो वर्ड इस्तेमाल, और यही एक 1973 का कानून है, हाई ट्रीजन एक्ट, जिसके तहत आदमी को चार्ज किया जाता है। तो अब संगीन गद्दारी का केस, आइन तोड़ना क्या होता है? आइन तोड़ना ये नहीं होता कि आपने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक ऑर्डर पास किया जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। आइन क्या होता है? आइन को तोड़ दिया आपने, मतलब एक आइनी हुकूमत हो या आइन हुकूमत हो, उसको ख़त्म कर दिया। ये है संगीन गद्दारी का केस जो बनता है। ये नहीं होता कि आपने कहा, तो इस तरह हर गवर्नमेंट इतने रोज ऑर्डर्स पास करती है जिसको कोर्ट कहती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो क्या आर्टिकल 6 लगेगा? इस तरह नहीं होता। लेकिन जुबैरी साहब, इसमें ये बात तो सलमा साहिबा की ठीक है ना कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने इस बात का एक मजाक ही बना लिया है, जहां दिल चाहता है लगवा देते हैं। अभी आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर मुतालबा किया, वो कहते हैं सिकंदर सुल्तान राजा पे आर्टिकल 6 लगाएं। देखिए, वो तो मैं भी जब टेन्योर था मेरा सदर, मैंने भी कहा था, क्योंकि उन्होंने आइन तोड़ा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद और उसमें इलेक्शन नहीं कराया, उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया, कुछ और लोग जो उसमें शामिल थे सब, वो देखिए आइन टूटा कि आपने एक आइन के अंदर एक मुद्दत थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसके बावजूद नहीं कराया। लेकिन जहां इनकी जो नो कॉन्फिडेंस का जो इशू था, जिसके अंदर उसको सेट असाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस पास हुई और इनकी पीडीएम की हुकूमत आई जो आज तक चल रही है। इमरान खान फारिग हो गए और इमरान खान आज जेल में, आपने खुद फरमाया 1 साल से बैठे हैं, 1 साल से भी तकरीबन ज्यादा। तो अब आप देखिए ना, इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। इस तरह से आसानी नहीं होगी। ये बिल्कुल शौक जिसको है पूरा करें, लगाएं उस पर आइन की गद्दारी, क्योंकि देखिए इशू ये है कि इलेक्शन इस मुल्क के अंदर सीरियस इशूज हैं कि इलेक्शन क्या फेयर हुआ है, इलेक्शन या मैंडेट चोरी किया गया, ये भी इशू है, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है वो केस भी अभी तक नहीं लगा। बिल्कुल, और फुल कोर्ट हियरिंग के दौरान कुछ ऑनरेबल जजेस बार बार इस तरफ इशारा भी करते रहे कि वो एक बहुत संजीदा मसला है, हमें उस पर गौर करने की जरूरत है। कमल शौजब साहिबा, बिल्कुल वो पेंडिंग है, उस पे कोर्ट को लगाना चाहिए ताकि बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कि देख ले कि इलेक्शन सही हुए, कोई 47 की हुकूमत है या 45 की हुकूमत। चले, मैं आपकी जानिब से आती हूँ। कमल शौजब साहिबा, क्यों माशी बहाली कर रही है हुकूमत, आप लोग इंतशार क्यों फैलाते हैं? फिर जब इंतशार फैलाएंगे तो फिर इस तरह की चीजें तो ये करेंगे ना। तारक साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन के लिए अब कोई काम करेगा तो नो मोर, हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच यशवीन।
واقعی جی میں تو سلما کی بات کو سپورٹ کرتی ہوں. میں باہر نکلتی ہوں تو اتنے لوگ خوش ہوتے ہیں, وہ مبارکیں دیتے ہیں کہ شکر ہے اتنی اچھی حکومت آئی ہے, ہمارے گھروں میں بجلی کا باقی ساری چیزوں کے اتنی زبردست بارش ہو رہی ہے اس وقت, اور نوٹوں کی بھی لوگوں کے اوپر, روزگار بھی سب کو مل گیا ہے. اور اکثر تو آپ دیکھیں نا جب بارش ہوتی ہے تو وہ جو انہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں کھودی ہوئی ہیں وہ تو اوور فلو کر جاتی ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں وقت لگتا ہے نا, دودھ اور شہد جو ہے یہ باہر ایکسپورٹ کریں. ہاں وہ کہتے ہیں وقت لگے گا, اتنی خوشحالی آ گئی ہے, اتنا زبردست انہوں نے زبردست معیشت کا ٹرن اراؤنڈ کیا ہے. 6.1 جو گروتھ ریٹ تھا جس پہ ہم جانا شروع ہو گئے تھے, جو ہماری انڈسٹری نے وی شیپ ریکوری کی تھی, ایکسپورٹس ہماری بڑھنی شروع ہو گئی تھی, وہ تو اب اس وقت آسمان کو جا لگی ہیں. اور آپ کا بھی اس دفعہ والا جو بجٹ ہے وہ اتنا زبردست آیا ہے کہ دنیا آ کے دیکھ رہی ہے کہ یہ ماڈل ہمیں کاپی کرنے کی ضرورت ہے. مطلب بندہ بات وہ کرے جو کسی دوسرے کو ہضم ہو جائے. اگر یہ پاکستان کی بات کر رہی ہیں تو پھر تو یہ ڈرانا خواب ہے. اگر یہ کہیں جوپٹر پہ جا کے حکومت کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. حالات یہ ان کے کہ دکھائی سجی تھی ماری کھبی ہے, لائے نواز شریف کو تھے اور بنا بھی اس میں سے اسی کو ہی دیا ہے جو پہلے سے یہاں موجود تھا. تو اب اصل پرابلم یشوین جمال صاحبہ یہ ہے کہ 17 سیٹوں پہ اگر حکومت بنائی جائے جعلی, اور فارم 47 کی بیساکھیوں پہ اگر پنجاب کی حکومت کو اور سینٹرل کی حکومت کو کھڑا کیا جائے, پھر ان کو اسی قسم کی بڑکیں لگانی پڑتی ہیں. ان کو وہ اپنا پرفارمنس نہیں بتاتے, وہ اپنی معیشت کے بارے میں نہیں بتائیں گے, وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ٹریڈ گیپ کتنا بڑھ گیا ہے, وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ ہماری ایکسپورٹس پھر ڈراپ کر گئی ہیں, وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ روز ہم ملک کی باقی بچی کچھ چیزوں کو بھی بیچنا شروع ہو گئے ہیں. نہیں خیر, یہ بتائیں گے کہ عمران خان جو جیل میں بند ہے اس پہ ہی ہم نے سب کچھ ڈالا. معاشی صورتحال تو ڈیفینیٹلی اچھی نہیں ہے, آئی تھنک حکومت اس کو اکنالج بھی کرتی ہے کہیں نہ کہیں. لیکن ایک بات جو آپ کریے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی تو سپیس تنگ ہوتی جا رہی ہے نا. پاکستان تحریک انصاف کو ہر طرف سے انڈیو ریلیفز مل رہے ہیں, حکومت کا یہ موقف ہے. ابھی آپ یہی دیکھ لیجئے یہ مخصوص نشستوں والے, یاسمین ایک سیکنڈ, نہیں مخصوص 8 فروری کے بعد ان کو اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے. 8 فروری کے بعد انہیں اپنی اوقات پتہ چل گئی. ان کو یہ پتا ہے کہ یہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. اب جہاں پہ 90% ووٹر صرف عمران خان کو ووٹ دے رہا, اور ان پارٹیوں کو ووٹ کے آپ نے دیکھا بعد میں جو پریس سے ووٹ جعلی نکلے, جو سارا کچھ ہوا, اس کے بعد ان کے پاس ایک ہی طریقہ کار ہے کہ اس پارٹی کو ختم کر دو. اور میں ان کو بتا رہی ہوں, چیلنج کر رہی ہوں, آج تک اس ملک میں جب بھی یہ تماشا ہوا ہے, جب بھی اس طرح کی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے, جوڑ توڑ ہوئی ہے, کرنے والوں کا بیڑا نہیں. لیکن جو اب ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کاؤنسل مانگنے گئی مخصوص نشستیں دے دی پاکستان تحریک انصاف تو ہو ہی چکا ہے. اب ان کا سوا ستیاناس ہونے جا رہا ہے. جو یہ حرکتیں کر رہی ہے اس سے پتہ چل رہا ہے بکلاہٹ نہیں. لیکن آپ کو فیور نہیں ملی ہے, سیاست میں مجھے یہ بتائیں کول, مجھے یہ بتائیں آپ کو فیور نہیں ملی ہے سپریم کورٹ سے, وہ حکومت میں بھی مار کھا چکے ہیں. نہیں آپ کو فیور نہیں ملی ہے سپریم کورٹ سے, وہ کہتے ہیں جی سیٹیں مانگنے سنی اتحاد والے گئے تھے, دے پاکستان تحریک انصاف کو دی جنہوں نے مانگی ہی نہیں تھی. تو یہ تو پھر فیورٹزم تو ہو رہا ہے نا. ان کی جاہلیت کے میں قربان جاؤں, کوئی تھوڑی سی عقل کر لے. میں پٹیشنر تھی پی ٹی آئی کی, میری پٹیشن پہ ریلیف ملا ہے. سنی اتحاد کونسل کی جو تھی پٹیشن, اس کو ڈسمس کر دیا گیا ہے. کمل شوزب پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ نے جا کے یہ پٹیشن کی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے, اور میں نے ان کو سارا ریکارڈ دیا ہے کہ ہم نے اپنی لسٹیں کب جمع کرائی تھی. پی ٹی آئی کے نام سے جو خواتین کی ریزرو سیٹس کی لسٹیں تھی, الیکشن کمیشن کو کب کب ہم نے اپلیکیشنز لکھی ہیں, لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشنز کب فائل کی, وہ سارے ریکارڈ کی بیس پہ بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, چلے مسئلہ یہ میں نہ مانوں ہے. اور ایک چیز سن لیجئے, پاکستان تحریک انصاف کے فارمز جو ہے 39 سے بھی زیادہ مس کیے, 12 اور فارمز تھے. تو تقریباً ہمارے جو ہیں وہ 44 ممبران جو پی ٹی آئی کے نام میں اس نقطے پر آتی ہوں. کبل مجھے بریک سے پہلے ایک کوئک راؤنڈ دوبارہ کرنے دیں. پارلیمنٹ کی جماعت بھی ہے, ایک منٹ پورا کرنے دینا یاسمین پلیز. پی ٹی آئی پارلیمنٹ کی جماعت بھی ہے, اور سیکشن 104 جو کہ آئین کے سیکشن کو سپرسیڈ نہیں کرتا, لیکن ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سیکشن 104 الیکشن ایکٹ کے مطابق پی ٹی آئی نے, کنول شوزب جو ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہے, ہم نے اپنی لسٹیں 24 دسمبر سے پہلے جمع کرائی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, I take your point. لیو گرانٹ ہوئی ہے, تھوڑا سا پڑھ لیا کریں. میں سلما صاحبہ کو شامل کر لوں. ایک سوال ضرور, کیونکہ اب ہم ریزرو سیٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ بات سلما مسلسل آپ کی پارٹی کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے اس پر ہم نہیں عمل درآمد کریں گے. وہ کہتے ہیں جی اسپیکر قومی اسمبلی کوئی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں کریں گے. لگتی ہے توہین عدالت تو لگ جائے. کیا ہو رہا ہے, مطلب توہین عدالت کا خوف بھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو میری بہن آتی ہے پی ٹی آئی سے کمل صاحبہ, یہ صرف آپ اگر میں بھی غور کری تھی پچھلے 3 شوز میں ان کے ساتھ کیے, ایگزیکٹ سیم گفتگو کرتی ہیں. ایک ہی ٹیپ انہوں نے یاد کیا, صرف وہی آگے بولنا شروع کر دیتی ہے. دیٹس اٹ, کوئی نئی بات نہیں ہوتی ان کے پاس. نہیں تو نئی بات کیا کریں, کیا نئی بات. دوسری بات یاسمین,
आप भी पुरानी है, आपकी पार्टी भी पुरानी है, आपकी 2 नंबरियां भी पुरानी है, इलेक्शन भी 8 फरवरी को कुछ नया हुआ है तो बता दें। नहीं, कवल सलमा को मुकम्मल कर आप जितना टाइम इनको दे रही हैं, आप उतना टाइम सलमा बीबी सुनती नहीं है ना। नहीं, सलमा बीबी ने इस केस को परसू नहीं किया। मैं इस केस की पिटिशनर हूँ, मैंने ये केस किया है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, मैंने एक हियरिंग सुनी है। आपका इंफॉर्मेशन में मुझे इजाजत दे, आप पढ़ लिख कर आया। मैं आपकी जानिब आती हूँ सलमा, आप प्लीज मुकम्मल करें, मैं आपको पूरा वक्त दूंगी। जी सलमा, मैं आपको पूरा वक्त दूंगी, आप बात करें। आप देखें, आप मुझे वक्त भी पूरा दें और मेरी बात के दरम्यान में ये शोर और वावेला नहीं बचाएंगी जो इनकी आदत है, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं इनके दरम्यान में आप मेरे पे पर्सनल अटैक करेंगी तो फिर आई विल कट यू एंड आई विल इंटरेक्ट। मैं आपको फिर बिल्कुल कट करूंगी और आपको जवाब दूंगी। चले कवल, मैं मैं रोज नहीं आती, मैं बिल्कुल रोज नहीं आती, मैं आज बहुत दिनों बाद आई हूँ और बिल्कुल नई स्टोरी के साथ आई। और कवल देखिए, इस तरह डिबेट आप नहीं भी होती ना। पुरानी, आपकी पार्टी भी पुरानी, आपकी जो फॉर्म 47 आपकी बात समझ आएगी ना, सलमा साहिबा की बात समझ आएगी। अगर आराम से बात कर लेंगे तो दोनों का मौकफ आ जाएगा। जी सलमा। नहीं यशवीन जमाल साहिबा, अगर ये मेरे पे पर्सनल अटैक करेंगी तो आई विल नॉट लेट हर स्पीक। नहीं बिल्कुल ठीक है, पर्सनल अटैक कोई भी ना करे किसी पे। आई थिंक जी सलमा, कोई पर्सनल अटैक को मैं इसलिए कंडेम करूंगी कि पहले ये करती है, हर शो में बैठ के कहती है कि पढ़ के नहीं आती। मैंने आपका नाम भी नहीं लिया, मुझे तो पता भी नहीं आपके बारे में। नहीं मैंने उनसे पीएमएलएन के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा था, आपके नाम से सवाल नहीं पूछा था। जी 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 जी। दूसरी बात है कि आपने मुझसे सवाल पूछा ना, मैं उसको एड्रेस करूं। आप जी प्लीज आप एड्रेस करें, उसको एड्रेस मुझे ब्रेक का वक्त है, मैंने जुबैरी साहब को भी लेना, आप प्लीज मुकम्मल करें अपनी बात। जी हाँ, जहां तक मखसूस नशिस्तों की बात है, हम तो देखें जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अगर आप ये उसको भी डिनाई कर रहे हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, ये जो ये कह रहे हैं वो ठीक है। इनका प्रॉब्लम है इस पार्टी का ये है, ये इतना झूठ बोलते हैं, ये इतना झूठ बोलते हैं और फिर ये कहते हैं कि जब हमारा झूठ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के झूठ से भी बड़ा है। तो अब मतलब मसला ये कि इनके हक में भी फैसला देके, इनके घर जाके सीटें देकर भी ये खुद सुप्रीम कोर्ट को भी डिनाई कर रही है कि जो उसने फैसला लिखा है ये उसकी भी तरदीद कर रही है। ये कहती है मैं उससे भी बड़ी हूँ। और कमल शोजब ने ये सीटें ली हैं, कमल शोजब की ये पिटीशन देखें, कमाल करती है। भाई एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हाँ सुन्नी इत्तेहाद के, और सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है ना कि 39 लोगों का एफिडेविट जो है सुन्नी इत्तेहाद का है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है ना कि आपको पिटीशन का सब्जेक्ट पता है मैडम, आपको सब्जेक्ट पता है पिटीशन थी क्या? डू यू नो दैट? कवल में आती हूं, चुप कर, मैंने सवाल पूछा है। कवल में आप जो कमेंट्स कर रही है जाहिलाना, आपको पिटीशन पता है क्या थी? कवल ना करे, देखिए ना भी झूठी है, मैं भी झूठी हूँ। आप जो इतनी सच्चल से 4 साहिबा आ गई है, आपको पिटीशन का मतलब पता है? आपको पिटीशन का पता है कि मांगा क्या था? कवल साहिबा देखिए ना, बात पूरी कर लेते। कौन उसरा की रखे ना, एजुकेटेड लोगों की तरह बात किया करें। सलमा साहिबा देखिए सलमा, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए आपने जैसे कहा कि पर्सनल अटैक ना करें, जाहिल और जाहिलाना, ये अल्फाज आप भी कोई भी इस्तेमाल ना करें, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। जी जी, अब मेरी बात मुकम्मल होने दें। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कह रही है कि 39 लोगों ने एफिडेविट दिया हुआ है सुन्नी इत्तेहाद का, और पीटीआई का, और 41 लोग जो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद के एफिडेविट दिया हुआ है, उनको उन्होंने 15 दिन का वक्त दिया है। हाँ। कि वो 15 दिन में अपनी दोबारा एफिडेविट दूसरा जमा कराएं। और उन्होंने पीटीआई को 80 सीटों के अगेंस्ट जो है वो दी है। सुन्नी इत्तेहाद की पिटीशन के ऊपर उन्होंने पीटीआई को 80 सीटों के अगेंस्ट मखसूस नशिस्तें दे दी हैं। हम इसकी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो ये ठीक फैसला नहीं है, हमारा ख्याल है, हमारा मौकफ है, और इसके अंदर अगर हम जाके उसके अगेंस्ट हम दरख्वास्त दे रहे हैं तो ये हमारा राइट है, हम क्यों नहीं कर सकते? देखिए सलमा, फिर इंटरप्ट करना पड़ेगा आपको। देखिए वही जवाब दे चुकी है कवल उस बात का कि वो बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटिशनर कोर्ट में गई है बतौर प्रेसिडेंट वुमेन विंग। तो ये वाली कंफ्यूजन तो अब क्लियर हो जानी चाहिए ना, जो आप लोग बार बार रेस करेंगे। एक मिनट रुके यहाँ पे। सलमान अकरम राजा साहब वाज स्टैंडिंग ऑन माय बिहाफ एंड पीटीआई बिहाफ, और जो हमारे फैसल साहब थे, ही वाज रिप्रेजेंटिंग एसआईसी, मैंने इसलिए ये सवाल लीव इज ग्रांटेड ऑन माय पिटीशन। मैडम से कहें पढ़ के आया करें। मुझे बोलने दें, आप ये तरीकेकार ठीक नहीं है जो हो रहा है, ये पढ़ के आया करें। नहीं, मैं तो आप दोनों से गुजारिश कर रही हूँ, मेरा तरीका मैं तो आप दोनों से गुजारिश कर रही हूँ कि अपनी अपनी बारी में बोले। नहीं नहीं, मैं कहाँ करवाई जा रही हूँ, मैं तो आप दोनों से गुजारिश कर रही हूँ, प्रेयर पढ़ लें। मैं आप दोनों से गुजारिश कर रही हूँ सलमा। मैं कितनी दफा चुप करूं और मैं कितनी दफा स्पेस दूं? नहीं, मैं तो आप दोनों से गुजारिश कर रही हूँ। अच्छा चले सलमा, एक सेकंड आप हुकूमत है, थोड़ा हौसला करें। जाली सही, लेकिन हुकूमत तो है ना। मैं भी मेहमान हूं, फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, मगर हौसला करें। मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है। सलमा अपने टाइम पे बात करें। सलमा, थोड़ा सा डिसएंगेज करते हैं, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, मेरी बात सुनो। आपका भी टाइम ले गई,
अब ये मेरे टाइम में भी इस तरह करेंगे, अच्छा, हम लोग जो है वो डिस्कशन नहीं कर पा रहे, हम लोग डिस्कशन नहीं कर पा रहे। ये जो गलत तरीकेकार है, गलत कामों पे पर्दे पड़े रहे, कोई उठाए ना, इनको कोई आगे इनकी जो गलतियां उनको दुरुस्त कोई ना करे, ये चाहते ये हैं। अच्छा चले, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं जरा आबिद जुबैरी साहब को ले लूं ताकि आप दोनों थोड़ी देर के लिए इस आर्गुमेंट से डिसएंगेज करें। आबिद जुबैरी साहब, ये जो इस वक्त बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर बात करनी है, लेकिन वही बात है कि हमारा आर्गुमेंट कहीं बीच में ही रह गया थोड़ा सा। सर, यहाँ पर ये क्रिटिसिज्म आ रहा है ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पिटिशनर ही नहीं थी, मांगी ही नहीं, उनको रिलीफ दे दिया, वो तो अभी कंवल ने एक्सप्लेन किया टू एन एक्सटेंट। थोड़ा सा आगे ये बताइए, ये 15 रोज और 3 रोज वाला मामला, इस पर भी मैं चाहती हूँ कि आप अपनी वो करें, बिकॉज ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट करने की कोशिश की है। 3 दिन का वक्त जो है वो दिया जाना चाहिए था, 15 दिन क्यों दिए गए? देखिए, बिल्कुल ये लोग दोनों जो आपस में लड़ रहे हैं, इनको इज्जत से एक दूसरे से बात करनी चाहिए और केस को समझना चाहिए केस क्या है। अपनी पॉलिटिक्स अपनी जगह देखें, अदालत का फैसला आ जाता है, आपका बिल्कुल हक है उसकी तनकीद कीजिए, आप समझते हैं आपके पास हक है कि आप समझते हैं गलत फैसला आया है तो आप उसके लिए रिव्यू फाइल करें। लेकिन आके अदालतों पर हमला करना इनका वतीरा है। पिछले साल इलेक्शन का जब केस हुआ तो किस तरह से इन्हीं की जमात कोर्ट पे हमला करती थी, पार्लियामेंट के अंदर कोर्ट को गालियां देती थी, बाहर दे दिए जाते थे सुप्रीम कोर्ट के पीडीएम के। तो हमने खुद देखा अपनी आंखों से। अनफॉर्चुनेटली अब आप खुद फरमा रही थी कि इन्होंने कहा हम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। अगर जिस माशरे में, जिस मुल्क में वो अदालत की बात नहीं मानी जाती, वो भी सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी अदालत की, तो फिर वो अदालत तो नहीं, फिर डेमोक्रेसी तो नहीं रही ना, जमहूरियत तो नहीं रही, डिक्टेटरशिप हो गई। और डिक्टेटर आप देखें, हमारे डिक्टेटरशिप के ज़माने में भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसलों से फौजी जर्नलों को मानना पड़ता था। अगर वो निकलने की कोशिश करते तो एक पीसीओ लेके आया करते थे, आपको याद होगा, जिसमें वो जजों को फारिग करते थे। तो ये देखें ना, ये तो जजों ने हमेशा कहा है अगर इनका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पार्टी का हमेशा से वतीरा ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जब हक में फैसले करता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, और जब खराब करता है तो कहते हैं कि जी ये फैसला गलत है। ठीक है, आप लीगली उसको चैलेंज करें, आप समझते हैं गलत है, सुप्रीम कोर्ट है, गलती कर सकती है, आप उसको सही करवा लें अगर आप समझते हैं। देखिए, बात ये थी कि ये 15-3 रोज वाला जो है, इस पे जरूर क्लैरिटी दीजिएगा। वो तो मैं आपको आ रहा हूँ, लेकिन देखिए इस 15-3 के पहले बात समझने की बात है कि देखिए इशू क्या था कि इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला किया कि बल्ले का निशान जब इनसे लिया, उन्होंने कहा ये इंडिपेंडेंट हो गए। 39 लोगों ने फॉर्म अपना जमा किया था, कहा कि हम पीटीआई के कैंडिडेट से। बाकी आप जानते हैं उनको फॉर्म जमा करने में कितनी मुश्किलात हुई थी, आरओज ने क्या किया, उनके फॉर्म नहीं लिए जाते थे, पुलिस इनको किडनैप कर लेती थी, इस वजह से कुछ लोगों ने अपनी वो चीज नहीं लिखी। तो लेकिन कोर्ट हैज कम टू द कंक्लूजन, मैंने ये 11 जजों ने कहा है, ये 8-5 का फैसला नहीं है, सारे 11 जजों ने कहा कि ये सीटें पीटीआई की थी, ये दूसरों को नहीं दी जा सकती थी। तकलीफ ये है कि सीटें मिलने के बाद 2/3 मेजॉरिटी होनी थी। अच्छा, जब उन्होंने कहा कि बेसिक फैसला उनका गलत था इलेक्शन कमीशन का, तो ये जो पीटीआई वाले थे इनको उसमें किसी पार्टी में शमूलियत की जरूरत ही नहीं थी, वो सुन्नी इत्तेहाद में गए, वो भी बिकॉज ऑफ द रॉन्ग डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, जिसको अपहोल्ड किया पेशावर ने। तो कोर्ट ने कहा कि क्योंकि बेसिक ऑर्डर गलत था तो उसके बाद जितने एक्शंस हुए वो सब गलत हो गए, तो जरूरत ही नहीं थी। तो ये सीटें पीटीआई की थी, पीटीआई को मिलनी चाहिए थी। ये कह देना कि जी पीटीआई नहीं थी, वो आई नहीं, उसको सीटें दे दी, बिल्कुल क्लियर बात है कि सुप्रीम कोर्ट एज पावर उसने कहा ये सीटें इन्हीं को मिलनी चाहिए थी, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिलनी चाहिए थी, उनमें जाने की जरूरत नहीं थी। फिर उन्होंने कहा, देखिए फिर उसने कहा, अब देखिए आर्टिकल 51 में इंडिपेंडेंट को ज्वाइन करना होता है, या भी अब यहाँ होल्ड कर लिया, इंडिपेंडेंट है ही नहीं, तो 3 दिन वाली बात तो खत्म हो गई। अगर ये कोर्ट करती कि ये इंडिपेंडेंट है तो फिर 3 दिन की बात होती। 15 जी देखिए ना, आर्टिकल 51 में सिर्फ इंडिपेंडेंस पे वो है, लाजिम है कि वो 3 इलेक्शन के गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर 3न दिन में, और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो उनको इंडिपेंडेंट आइडेंटिफाई नहीं करते तो फिर वो स्टैंड नहीं करता। मुझे सब ब्रेक लेनी है। 15 दिन का टाइम 41 लोगों को दिया जिनके ऊपर ये इशू था कि वो किस पार्टी में है, इस वजह से। तो बिल्कुल ठीक है सर, द ब्रेक इज ऑलरेडी ओवरड्यू। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके मजीद कुछ इश्यूज उन पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो कुछ ऑनगोइंग इश्यूज हैं उन पर हम बात कर रहे थे। सलमा भट्ट साहिबा, ब्रीफ अगर मुझे, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब मैं उस वक्त आपसे ले नहीं सकी, नहीं मिला मुझे, खाली अगर इसी नुक्ते पर रहकर जवाब दे दें कि ये जो कन्फ्रंटेशन इस वक्त अदलिया के साथ आप लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, आप लोग बरमला ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उन्होंने जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं जजेस की घर के लोगों के ऊपर, उनकी घर की खवातीन के ऊपर, आपको लगता है कि मुनासिब रवैया है एज ए वुमन ऑल्सो? आपको लगता है कि घर की औरतों को ड्रैग करना चाहिए पॉलिटिक्स में इस तरीके से?
یہ یشفین میں بالکل بھی جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں زبیری صاحب ماہر قانون بھی یہ بھی بات کر رہے تھے کہ عدالتوں کے احترام کی, اور یہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کر رہے تھے. مجھے بات سنیں, آپ کس طرح یہ بات کر سکتے ہیں؟ آپ اس پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کا احترام کرنا سیکھیں, جو پناما اور اسے اقامہ نکال کے جو فیصلہ ہوا تھا عدالتوں کا, اس کا احترام نہیں کیا تو اور کیا کیا تھا؟ جس کے نہیں, آپ لیکن اب میرے سوال کا جواب نہیں آ رہا نا. یہ اس کو مجھے جواب دینے تھے پلیز. یہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ آپ عدالتوں کا احترام نہیں کرتے. عدالتوں میں جو 62-63 لگی تھی یہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. 2016-17 کی بات کری میں. پھر عدالتوں کا احترام نہ کرنا اس کو کہتے ہیں کہ جو 25 مئی کو جب عدالت نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں نہ آؤ تو یہ چڑھ دوڑی تھی پی ٹی آئی. عدالت کا احترام کرنا نہ کرنا اس کو کہتے ہیں جب جوڈیشل کمپلیکس میں پی ٹی آئی کا بانی اپنے جتھے لے کر آیا تھا اور پوری جوڈیشل کمپلیکس توڑوا دیا تھا. عدالتوں کا احترام نہ کرنا اس کو کہتے ہیں جب سپریم کورٹ کے اوپر گندے کپڑے لٹکائے گئے تھے. پہلی بات تو یہ. تیسری بات یہ, اگر یہ ماہر قانون ہے تو مجھے بتائیں یہ جسٹیفائی کرتے ہیں ان فیصلوں کو جو سائفر کے کیس میں آیا ہے, جو مخصوص نشستوں کے کیس میں آیا ہے, جو جس طرح سے فورن فنڈنگ کے اوپر 6 سال سے آرڈر ہوتے رہے, جس طرح سے اس کو لٹکایا جاتا ہے, یہ جسٹیفائی کرتے ہیں؟ یہ جسٹیفائی کرتے ہیں توشہ خانہ کیس کو؟ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہم عمل درآمد نہیں کریں گے, اس کو آپ جسٹیفائی کر دیں گے, میں پوچھ لوں گی ان سے. نہ کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ ہم فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرنے کے لیے جتھے لے کر چڑھ نہیں دوڑے, ہم نے آگ نہیں لگائی, ہم ٹول پلازا نہیں جلا رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو رائٹ فورم ہے ہم وہاں پہ جا کے پٹیشن دائر کریں گے. نہیں سلما, آپ کی جماعت کی طرف سے یہ کہا گیا, نہیں آپ کی جماعت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر ہماری ریویو نہ سنی گئی تو ہم تب بھی عمل درآمد نہیں کریں گے. لگتی ہے توہین عدالت تو لگ جائے. کہہ رہے ہیں یشفین, ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ری ٹرائلز میں جائیں گے, ہم درخواستیں دیں گے, ہم وہ سارے فورمز استعمال کریں گے جو ہمارا آئینی اور قانونی. اچھا مجھے یہ بتا دیں, آنریبل ججز جو ہیں ان کی بیگمات نے کیا کیا ہے تھوڑا سا؟ ہم نے یہ نہیں کہا کہ عدالت کا فیصلہ آ گیا کہ گرفتاری کرو تو ہم زمان پاک کے باہر خواتین کھڑی کر کے اپنی ڈھال بنا لیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فورم پہ جائیں گے, اس فورم پہ جہاں ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. اچھا, جو ججز ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ان کی بیگمات کا کیا رول ہے اس کے اندر سلما؟ دوسری بات یہ ہے, ہم نے ہمارے وزیر اطلاعات نے یہ نہیں کہا کہ ہم جتھا بن کر جی ٹی روڈ بلاک کر کر نکلیں گے اور راستے میں جو چیز آئے گی یا آگ لگا دیں گے یا اس کے اوپر چڑھ دوڑیں گے یا اس ملک میں انتشار اور فساد پھیلا دیں گے. ان دو چیزوں میں. اچھا, یعنی کہ کسی کی اہلیہ کو ٹارگٹ کرنا, اس کے کیریکٹر پہ انگلی اٹھانا اس فائن, یہ نہیں کہا کہ جتھا لے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ یہ سوال ان سے پوچھیں جو نواز شریف کی بیٹی کے اوپر کیسی گفتگو کرتے رہے. آپ یہ سوال ان سے پوچھیں جو ان لوگوں کے گھروں کی عورتیں. ہم تب جو میں آپ سے سوال کر رہی ہوں سلما, آپ مجھے جواب دینا. اس کی ہم نے اس وقت مذمت کی تھی, جو خبر دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے عورتوں کی مذمت کی یا نہیں کی, میں یہ کہہ رہی ان سے پوچھیں جنہوں نے یہ اقدام کیے تھے, جنہوں نے دوسروں کی عورتوں کو گھروں میں جا کر نکال کر جیلوں میں ڈالا تھا, جو دوسروں کی عورتوں کے اوپر سوشل میڈیا کی مہم میں چلاتے تھے, جو جرنلسٹ. مریم صاحبہ ایک پولیٹیشین ہے, پبلک لائف میں ہے. ان آنریبل ججز میں سے کسی کی وائف جو ہے وہ پبلک لائف میں نہیں ہے, نہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ دو چیزیں کمپیئر نہیں کی جا سکتی. لیکن کنول شوذب صاحبہ, تھوڑا سا 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ ہم مسلسل یہ سن رہے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے خلاف ہم یا تو ریفرنس لے کے جائیں گے یا ان کے ہٹانے کا, ان کے استعفے کا مطالبہ کریں گے. اس کے اوپر کوئی پریکٹیکل کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, سوائے اس کے کہ جو بات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی کہ پریس کانفرنسز کے اندر بس خالی مطالبات آتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگا دیں. آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو اس پر بھی اب کوئی قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے؟ آپ کے جو پنجاب کے اپوزیشن منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریفرنس لے کے جائیں گے, لیکن ہوا نہیں کچھ ابھی تک. اپوزیشن لیڈر یشوین اس پہ کام ہو رہا ہے اور بہت جلدی ہوگا, کیونکہ جو کمشنر راول پنڈی ہے وہ غائب ہے, اور انہوں نے تقریباً آج سے 3 مہینے پہلے نہ صرف چیف الیکشن کمشنر بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان پہ بھی الزام لگایا تھا کہ انہوں نے الیکشن کی دھاندلی میں ایکوینٹنس کا یا انہوں نے اکمپلس کا جو ہے اکمپلس ہونے کے وہ اس میں ملوث ہیں. سو اس پہ بالکل ریفرنس ڈرافٹ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم فائل کریں گے. ابھی یہ فرما رہی تھی کہ سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس, جب آپ کیسز ہی بوگس بنائیں گے تو اس کو جسٹیفائی کیا کریں گے؟ سائفر کیس کو آج تک سائفر تو آپ دکھا نہیں سکے. جب ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پہ جوڈیشل انکوائری کرے تو وہاں سے بھی کام ختم ہو گیا. توشہ خانہ پہ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہو. 1100 تحفے جو گئے, جو BMW نواز شریف صاحب ہڑپ کر گئے ہیں اور ڈکار بھی نہیں ماری, اور ان کی بیٹی جو ہے وہ پروگرام بند کرا دیتی کہ اچھا یہ کب ہوا, کون سی مرسڈیز, کون سی BMW, ہم تو چاہتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہو. وہ گولڈ کی جو چیزیں گئی, جو ساری گھڑیاں گئی, اس پہ پوری بات ہونی چاہیے. آج تک جتنے جس کے پاس بھی توشہ خانہ سے چیزیں گئی ہیں, چاہے وہ کسی بھی اس میں سیکشن آف یا پبلک آفس ہولڈر ہیں یا تنخواہ دار کوئی بھی ملازمین ہے, بیوروکریسی ہے یا وہ باہر سے جنہوں نے ایک اسپیشل
स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा के तोहफे लिए और अगर उसे तोशा खाना में जमा नहीं कराया और ले गए घरों में, तो उस पे तो बात होनी चाहिए। अच्छा, वैसे ये तो एक स्पेसिफिक केस है ना तोशा खाना का, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं कंवल। बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है ऐसे केसेस की जो इन लोगों के लीडरान के खिलाफ है, जो कि वाकई प्रूव नहीं हुआ है। आप पैनामा की मिसाल ले लें, उसके बाद जिस तरीके से निकाला गया एक प्राइम मिनिस्टर को, जो कुछ हुआ, आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टीज को बियॉन्ड योर पार्टी पॉलिटिक्स इस तरह की चीजों को गलत कहना चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन फिर ये जहां से निकाला गया था फिर उन्हीं के पास चले गए थे ना दोबारा वापस आने के लिए। तो जब आप एक्स्ट्रा जुडिशल काम करते हैं और फिर आप ऐसी फोर्सेस के साथ जाके हाथ मिलाते हैं और फिर आप एक इसी तरह की फोर्सेस के साथ मिलके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते हैं और फिर आपको वापस भी उसी तरीके से ऑफर्स मिलती हैं और आपको लाया जाता है, तो फिर आप अपने आप को जमहूरी जमात या इनकलाबी जमात कहें, बिल्कुल मत कहें। और जहां जत्थे लाने की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं, पिछले साल 13 मई को मरियम बीबी ने, JUIF ने, इन सब ने रेड जोन में घुस के और उमर अता बंदयाल साहब की ना सिर्फ वाइफ को टारगेट किया, उनकी सास को टारगेट किया, और मरियम बीबी जो दूसरी है मरियम औरंगजेब साहब, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जजेस के घरों को आग लगेगी। उठा के अभी फुटेजेस पढ़ ले, ज्यादा दूर की बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो बातें करनी चाहिए। लेकिन उनका धरना या प्रोटेस्ट था वो तो पीसफुल था ना। वो कहते हैं कि जो आप लोगों को जब रोका जाता है आप लोग फिर भी आ जाते हैं। नहीं, पीसफुल क्या था, हुकूमत अपना ही प्रोटेस्ट करने चलेगी। हुकूमत भी नहीं की थी, PDM की हुकूमत थी उस टाइम पे। और 1997 तो किसी को भूला नहीं, अल्लाह का फजल है। मरियम बीबी फरमाती है माशाल्लाह कि वीडियोस कभी नहीं खत्म होती, वीडियोस जो है वो ऐसी मेमोरी है कि वो खत्म हो ही नहीं सकती। तो माशाल्लाह अब सुप्रीम कोर्ट पे इनके अटैक की वीडियो चल रही है। उस दिन ये जस्टिस सज्जाद साहब को कोई मुबारकबाद या उनका बर्थडे का केक काटने तो गए नहीं थे, डंडे सोटे लेके सारे जो इनके बड़े बड़े फेडरल मिनिस्टर्स जो बैठे हुए हैं ये सारे सामने उस फ्रेम में। तो ये चीजें तो छुप नहीं सकती हो। जहां तक इन्होंने कहा फॉरेन फंडिंग, तो उसामा बिन लादेन मरहूम हो गए लेकिन उनसे लिए हुए पैसे मरहूम नहीं हुए। और वो जो ISI वाला केस था 35 लाख रुपए का, वो भी मरहूम नहीं हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट की मेमोरी में मौजूद है। और वो जो छंगा मांगा के जंगल में ले जाके गेस्ट हाउस में लोगों को उठा के ठहराया गया था, वो भी इसी अच्छा, ये जो केसेस है ना कुछ, ये जितनी बड़ी जितनी बड़ी जिंदगी है इनकी पॉलिटिकल, सो कॉल्ड पॉलिटिकल, उतनी इनके सारे कारनामे और वारदातें हैं। अहलिया को टारगेट करने की बात आपने की, मुझे आधा सेकंड है मैं जरा उस पर बात कर लूं। बुशरा बीबी के ऊपर इतना गलीज केस बनवाया गया, ये सारी खवातीन असेंबलियों में बैठती हैं, किसी को शर्म नहीं आई कि उस पर बात करें कि ये इस किस्म के झूठे केसेस आपने बनाए हैं। तो अगर अहलिया को टारगेट करना हो तो जितना इनकी जमात में गलाजत है, चाहे बेनजीर से लेके आज तक आप देख लें, खवातीन को टारगेट करने की बात करें, घरों से पॉलिटिकल वर्कर्स, घरों से लोगों की बीवियों को उठाया गया इनके दौर में। नहीं, उन्होंने कभी भी वैसे बुशरा बीबी के केस को मैंने नहीं देखा। इनके दौर में ये जुल्म रवा रखा जा रहा है, खवातीन के साथ जितना टॉर्चर किया जा रहा है, जितने झूठे केसेस बना के। और मैं नहीं कह रही, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान साहब को अंदर बंद रखना मजबूरी, अगर डायलॉग की टेबल पे आ जाए या डील मान ले तो इन केसेस की तो कोई हैसियत नहीं है। राना साहब ने तो खैर कहा माइट इज राइट। मैं ये भी पूछती हूँ सलमा से कि माइट इज राइट। रुके ना, बात पूरी कर लें। एक और उन्होंने फरमान जारी किया है कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो फिर हमारी तो कोई शामत आ जाएगी। तो जब आपने गलत काम किए हैं, जब आपने 200 से ज्यादा पॉलिटिकल टारगेटिंग के मद में केसेस बनाए, हम सब पे बनाए, मतलब मैं एक अदना सी पार्टी की वो वर्कर हूँ, 45 केस आपने मेरे पे बनाए हैं, जो आपकी तरफ से इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो रिपोर्ट्स देते हैं उनमें औरतों को नॉमिनेट करते हैं और बगैर किसी सबूत के। आज तक ना इनके पास कोई CCTV फुटेज है, ना इनके पास कोई जियो फेंसिंग है, ना कुछ और है। इंपॉर्टेंट इशू है, बस अपनी मर्जी से। क्योंकि आबिद जुबैरी साहब मौजूद है, मैं जरूर इसके ऊपर उनसे राय लेना चाह रही हूँ। ये जो एडहॉक जजेस की तैनाती वाला मामला है, आपने तो खैर एक खत जो आया उसके अंदर आप भी शामिल थे, वेयर यू डिड नॉट सपोर्ट कि ये होना चाहिए सर। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से एलामिया आया, उन्होंने कहा कि जजेस लगाने का बिल्कुल आईनी तरीका है और पाकिस्तान बार काउंसिल तो कहती है कि ये वक्त की जरूरत है, ये होना चाहिए। देखिए, पहली बात है, हम लोग 7 लोग भी पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं। हमने ये खत आज से 2-3 दिन पहले इशू किया। आज जो खत इनकी प्रेस रिलीज आई है, सेक्रेटरी साहब ने साइन की है। अच्छा, उसमें कोई मीटिंग तो हमें तो पता नहीं कोई मीटिंग भी हुई, लेकिन उन्होंने रेजोल्यूशन उसमें बड़ी अजीब बात कही कि ये खैबर पख्तूनख्वा पंजाब बार काउंसिल के लोग चीफ जस्टिस साहब के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि जी आप आर्टिकल 182 को इन्वोक करते हुए। लेकिन हैरानगी की बात यह है, और हमारा स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा, हैरानगी की बात है कि चीफ जस्टिस साहब ने रजिस्ट्रार ने जो लेटर इशू किया कि ये क्यों 4 जजों को एडहॉक बना रहे हैं, उसमें इनकी मीटिंग का कोई जिक्र भी नहीं है।
کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہ ایک ہمارے خط کا مجھے لگتا ہے آفٹر تھاٹ ہے کہنے کے لیے کہ جی ہم اس کے ساتھ کھڑے. پاکستان بار کی آپ ہسٹری دیکھ لیں, ایون جو ان کے پارے جوڈیشل ممبر ہیں پاکستان بار کے اختر حسین صاحب, انہوں نے ہمیشہ اپوز کیا. ان کی ساری ان کی ریکارڈنگز, ان کی رائٹنگز ہمارے پاس موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا کبھی ایڈ ہاک جج ہونے چاہیے. اور دیکھیے ایڈ ہاک جج جو ہوتے ہیں ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا, اس کو یہ امپریشن نہیں جانا چاہ رہا کہ آپ پیک کر رہے ہیں کورٹ کو. اور دیکھیے دو معزز جج صاحبان نے جو بہت ہی عزت ہے ہمارے کراچی کے تھے, دونوں چیف جسٹسز رہے ہیں یہاں سندھ ہائی کورٹ کے, جسٹس مقبول باقر, جسٹس مشیر عالم. انہوں نے منع کر دیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں ہوں گے, کہا ہماری مصروفیات ہیں یا جو بھی طریقہ کار ہے. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ جی ایڈ ہاک جج کی ضرورت کیا ہے, 17 ججز پورے ہیں. آج انہوں نے ایک اور بات بھی کر دی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے, یعنی سپریم کورٹ صرف سول کیسز سنے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کورٹ کو ڈیوائڈ, یہ ہم کہتے ہیں یہ اماؤنٹس ٹو پیکنگ آف دا کورٹ اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف. دوسری بات یہ کہہ رہی تھی کہ فلانا کیس ہو گیا, میں نے کچھ نہیں کہا, یہ نہیں کہا. آپ دیکھیے توشہ خانہ کیس ہو گیا, سائفر کیس ہو گیا, پروسیکیوشن کون تھی؟ یہی لوگ تھے نا پروسیکیوٹ کر رہے تھے, حکومت پروسیکیوٹر ہوتی ہے. آپ نے کیوں نہیں ثابت کیا؟ سائفر آپ نے پروڈیوس نہیں کیا, توشہ خانہ آپ ثابت نہیں کر سکے, عدت کیس آپ نے بنایا, اس کا کیا حال ہوا جب یہ دوسرے کیسوں میں ان کو گرفتار دکھا دیا گیا. اور صحیح بات کہی ابھی کنول شوزیب صاحبہ نے کہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے ایک انسٹیٹیوشن پہ حملہ ہوا, سپریم کورٹ پہ جھتے کے جھتے آئے. انہوں نے 1997 کے ہمارے چیف جسٹس اٹھ کے بھاگے اور بعد میں کیس ہوا, ان کو فارغ کیا گیا جسٹس سجاد علی شاہ کو. وہ ہمارے سامنے ہوا یہ چیزیں ہماری. بالکل ٹھیک ہے, ایک کوئی کامنٹ اس پہ بھی ضرور لینا چاہ رہی ہوں. یہ جو ریزرو سیٹس والا سر کیس ہے, اس کے اوپر جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ منظور ہو گئی ہے. سر اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ریویو میں اگر وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے, what will come out of it according to you? دیکھیے ایکسیپٹ ہونے کا مطلب نہیں ہے, مطلب کہ وہ جب فائل ہوگی اس پہ نوٹس ایشو ہوں گے, وہ تو کیس کے ہیئرنگ کے بعد ہوگا کہ منظور ہوئی ہے ریجیکٹ ہوئی ہے, وہ تو بعد میں آئے گا. لیکن 11 ججوں نے فیصلہ کیا یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں, تو اس میں مجھے کیا آپ کو ریویو کا اسکوپ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. یہ کوئی اپیل نہیں ہوگی, ان کو دکھانا ہوگا کہ سپریم کورٹ سے کیا ایسی فنڈامنٹل غلطی ہو گئی ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے اور وہ آئین و قانون کے خلاف ہے. اگر یہ اس میں دکھانے میں کامیاب ہوگے تو کورٹ ریویو کر دے گی, نہیں ہوگا تو اس کو ڈسمس کر دے گی. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ عابد زبیری صاحب آپ کے وقت کے لیے. سلمہ بٹ صاحبہ تھینک یو سو مچ. کنول شوزیب صاحبہ بہت شکر گزار ہوں, آپ سبھی لوگوں نے پروگرام میں آج وقت دیا. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.